हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर डीआरडीओ और बिजली बोर्ड जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम जो होता है उसका है जो मेन इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। जैसा कि हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो है जो आप लोग को बनाकर भेजे थे। ठीक, आज भी वही हम वीडियो बना के भेज रहे हैं बाबू, जिसमें सबसे पहले आज ट्रांसफार्मर से लगभग क्वेश्चन है। अगर ये 10 से 15 क्वेश्चन आज ट्रांसफार्मर से संबंधित आज देख लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना समय गंवाए हुए आज के बाद रेगुलर है जो वीडियो जाएगा। और जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, बिजली बोर्ड हो गया, डीआरडीओ हो गया, रेलवे ड्राइवर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, मेट्रो रेलवे हो गया, ऑर्डिनेंस कंपनी, जितने भी प्रकार के सेल वेल गेल हैं सभी में एक फायदेमंद होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ऑप्शन है -1.602 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ए कूलम, चार्ज का मात्रा क्या होता है, चार्ज होता है आवेश, आवेश का मात्रा कूलम, तो इतना कूलम। फिर दूसरा ऑप्शन है 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। सी ऑप्शन में है 1.602 इंटू 10⁻5 कूलम। और डी ऑप्शन में कह रहा है 1.45 इंटू 10⁻5 कूलम। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिस ऑप्शन के पहले माइनस होगा वही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और ऋण आवेशित कण के पहले हमेशा माइनस चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन में तो कहीं माइनस नहीं है सबसे पहले, तो तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। तो एक ऑप्शन में माइनस दिख रहा है पहले, तो ऑप्शन नंबर सही कौन होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻90 कूलम आवेश होता है। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले सर्किट से होकर कितने कूलम चार्ज प्रवाहित होगा। देखिए ये चार्ज से संबंधित क्वेश्चन है, ये सेल एंड बैटरी से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के वहां से ही आता है। देखिए दो फार्मूला हम आप लोग को बताए थे, एक Q बराबर होता है C इंटू वी, इसमें आवेश और क्या होता है कैपेसिटेंस और वोल्टेज होता है तो बताता है। और एक होता है आवेश, उसके बाद एक होता है Q बराबर I इंटू टी, ये फार्मूला होता है। तो ये कौन फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज देल है, 1 मिनट टाइम देल है और 10 एम्पियर धारा है, तो Q बराबर I इंटू टी पर बन जाएगा। ये गुना है बाबू I इंटू टी। तो हम लोग देखेंगे क्या पूछता है, Q तो पूछ रहा है आवेश Q यानी चार्ज पूछ रहा है, कितना चार्ज होगा, आवेश कितना प्रवाहित होगा। तो Q बराबर I इंटू टी बराबर करते हैं, I का मान कितना है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 गुने और एम्पियर I का मान, जैसे यहाँ पे देखिए I का मान कितना है 10 एम्पियर, तो 10 और गुने टी का मान है यानी 1 मिनट मतलब का ये 60 सेकेंड, तो कहे कि मतलब कितना हो जाएगा 600 क्या चीज कूलम, 600 कूलम इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 600 कूलम होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये फार्मूला आप लोग भी चाहिए तो नोट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फार्मूला और बहुत खतरनाक है, सभी जगह ये क्वेश्चन है जो पूछता है ऐसा फार्मूला आप लोग को देगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है। देखिए ट्रांसफार्मर के सारा प्रश्न अब मिलेगा। ट्रांसफार्मर का दक्षता पूछ रहा, एफिशिएंसी कितना होता है, तो कह रहा 90 से 92% होता है, 92 से 95% होता है, कि 95 से 98% होता है,
और डी ऑप्शन में कराए 70 से 80% होता है। क्या होता है बाबू? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है, मतलब इसमें कोई घूरने वाला पार्ट्स नहीं है, मतलब अस्थिर रहने वाला युक्ति है। और जितने भी अस्थिर पार्ट्स है उसकी दक्षता लगभग 100% होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत बाबू? 100%। तो देखिए कि 100% के आसपास कौन है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 95 से 98% 100 के करीब है और सभी ऑप्शन 100 से दूर है। तो सबसे सही आंसर इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 95 से 98% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर सूत्र होता है। ट्रांसफार्मर का दक्षता बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है कि दक्षता बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं आउटपुट बटा इनपुट इजकल टू इफिशियंसी होता है दक्षता। तो कौन ऑप्शन में है? आउटपुट इजकल टू इनपुट, मतलब इसमें है ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि इनपुट बटा आउटपुट है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत है। और दूसरा ऑप्शन में आउटपुट बटा इनपुट, हाँ पहले आउटपुट क्या होगा? बाहर होगा ऊपर, और इनपुट होगा नीचे होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आउटपुट बटा इनपुट। सी ऑप्शन में कह रहा है धारा बटा वोल्टेज, ना ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आउटपुट बटा इनपुट ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। कहता है ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया? ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? वोल्टा महोदय, अलेसांद्रो वोल्टा इसका पूरा नाम होता है। बी में कह रहा है फ्लेमिंग महोदय, सी में कह रहा है फैराडे, माइकल फैराडे इसको कहते हैं, और डी में कहता है क्रिचॉफ महोदय। तो इसका सही आंसर होगा बाबू माइकल फैराडे ने डायनेमो का खोज, ट्रांसफार्मर का खोज सभी किसने किया? माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर सी। कब किया? तो सन 1830 ईस्वी के आसपास किया है माइकल फैराडे ने, डायनेमो और ट्रांसफार्मर दोनों का। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट क्षति को कम कैसे करते हैं? ऑप्शन में कहता है सिलिकॉन स्टील के पत्ती प्रयोग करने से, कि लेमिनेटेड पत्ती से, कि ए प्लस बी दोनों ऑप्शन से। देखो बाबू, एडी करंट क्या होता है? एडी करंट को हम लोग कहते हैं भंवर धारा। और भंवर धारा होता है कैसे पैदा? ठीक है, तो जब कॉइल में क्या होता है? करंट पैदा होता है, तो कॉइल में प्रवाहित होने वाली करंट कुछ कोर में प्रवाहित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लॉस हो जाता है वो करंट। इसलिए उस करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं कि कोर को लेमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं? कोर को लेमिनेशन कर देते हैं, उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं। किसका? वार्निश का परत चढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लेमिनेटेड पत्ती से। एडी करंट को हम किससे कम करेंगे? लेमिनेटेड पत्ती, मतलब ट्रांसफार्मर के पतले पतले जो पत्ती होता है, जो कोर बनता है, पतले पतले पत्तियों को आपस में रिवेटिंग के माध्यम से कोर बनाया जाता है, और कोर को लेमिनेटेड कर देंगे तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, इसको ध्यान देंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर कहता है ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस क्षति को कम कैसे करते हैं? देखिए हिस्टैरिसीस क्षति क्या होता है? हिस्टैरिसीस क्षति होता है बाबू, ये तो कोर में प्रवाहित हो जाता है तो एडी करंट होता है। लेकिन हिस्टैरिसीस क्षति क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जब धारा दिया जाता है, करंट दिया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिससे क्या होता है कि पहला कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है? दूसरा कॉइल को आकर्षण करता है। इसी के बीच क्या करता है कि आकर्षण और विकर्षण जब होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, इस पीरियड में कुछ करंट क्या होता है? छिटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, भटक जाते हैं रास्ता से, तो वो भी लॉसी माना जाता है। तो वैसे पीरियड में क्या कहा गया है कि जब शैथिल क्षति को हम कम करना है या इसको मैनेज करना है, मतलब कम ही करते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, तो कहता है कि सिलिकॉन स्टील के पत्ती डालिए। पत्ती किसका बना होना चाहिए? सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि सिलिकॉन स्टील में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेंगे, जिससे लॉस कम होगा।
ठीक है, जैसे कम बन रहा है और लॉस हो गया तो पता चल नहीं जाता है कि लॉस हो गया ज़्यादा। लेकिन अगर सिलिकॉन स्टील से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पैदा हो गई तो हल्का फुल्का लॉस भी होगा तो पता नहीं चलेगा, यहाँ पे हम लोग को प्रभाव किसी भी प्रकार के नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हिस्टैसिस क्षति को हम लोग कहते हैं शैथिल्य क्षति, और इस क्षति को कम करने के लिए हमेशा कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, किस पत्ती से? सिलिकॉन स्टील के पत्ती से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन स्टील के पत्ती से। तो कौन क्षति? हिस्टैसिस क्षति। लेकिन अगर कह दे एडी करंट क्षति तो लेमिनेटेड पत्ती से। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्षति है, और क्षति का यूनिट वाट में व्यक्त करते हैं। जैसे क्षति को हम किस में व्यक्त करते हैं? वाट में। जैसे धारा को किस में व्यक्त करते हैं? एम्पियर में। वैसा ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर, देखिए जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है बाबू, सब में 2 कॉइल होता है। कितने कॉइल होता है? 2 कॉइल होता है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। इधर क्वेश्चन जो हो गया है उसको मिटा देते हैं। देखिए जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है बाबू, 2 कॉइल होता है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, बीच में कोर है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी मान ले, इसको सेकेंडरी कॉइल। तो क्या होता है, जब इसमें हम प्राइमरी में धारा देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये ही मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करता है? दूसरा कॉइल अट्रैक्शन करता है, खींचता है। ठीक है, तो ये बिना स्पर्श किए हुए खींच रहा है, दोनों सटा हुआ नहीं, अलग अलग है। इसी को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण विधि। क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण, यानी म्यूचुअल इंडक्शन। कहने का मतलब कि 2 कॉइल होना चाहिए, दोनों कॉइल आपस में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होने पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है दूसरा कॉइल से, तो इस सिद्धांत को म्यूचुअल इंडक्शन सिस्टम, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, स्वयं प्रेरण नहीं। स्वयं प्रेरण होता है, एक और ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, उसमें होता है, क्योंकि उसमें एक ही वाइंडिंग होगा। देखिए अगला क्वेश्चन वो भी आएगा। इसका सही आंसर 8 नंबर का समझ गया ना, अन्योन्य प्रेरण होगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए आइए गया। कहा था ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं किसे? ध्यान दीजिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। इसका एक नाम और है, एक वाइंडिंग या सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर को कहते हैं। और ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्टेबलाइजर में। कहाँ होता है बाबू? स्टेबलाइजर में होता है, जहाँ पे वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। स्टेबलाइजर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें एक ही कॉइल होता है, इसीलिए इसमें अन्योन्य प्रेरण नहीं होगा बल्कि स्वयं प्रेरण होता है। जैसे कहने का मतलब ये लंबा कॉइल होता है, एक बहुत बड़ा कॉइल होता है, और इसी से टेपिंग करके दूसरा कॉइल निकाला जाता है। तो इसी से प्रेरित अगला होता है, यानी अपने से। तो इसको कहते हैं सेल्फ, यानी स्वयं प्रेरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वयं प्रेरण। जब कहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, या कहेगा एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, या स्टेबलाइजर वाला ट्रांसफार्मर, तब कहिएगा सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरण। लेकिन अगर डायरेक्ट कह देगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहाँ पर होगा अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि सभी ट्रांसफार्मर में 2 ही वाइंडिंग होता है, खाली ऑटो छोड़ करके। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के मार्गों की संख्या कितना होता है? कोर टाइप, देखिए ट्रांसफार्मर को कोर के आधार पर जब बांटते हैं तो 2 प्रकार के, एगो क्रोड के टाइप और एक होता है सेल टाइप, और तीसरा होता है बेरी टाइप। 3 प्रकार के होता है कोर के आधार पर। तो कोर के टाइप के ट्रांसफार्मर जो होता है बाबू, देखिए ऐसा है, एक कोर के टाइप के ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ऐसा होता है, ये ऐसे, एक कोर में वाइंडिंग, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, कोर टाइप। ठीक है, तो इसमें एक ही मार्ग होता है, ये ऐसे इधर से इधर जाता है, एक ही मार्ग चुंबकीय
परिपथ का जो फ्लक्स जो जाता है एक ही मार्ग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के मार्गों की संख्या एक होता है। कितना होता है? एक होता है। इसका ऑप्शन सही सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के मार्गों की संख्या कितना होती है। तो सेल टाइप देखिए कैसे होता है ट्रांसफार्मर, पहले ये समझिए। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ से इधर आता है और कुछ यहाँ से इधर आता है। तो कुछ है यहाँ से यहाँ मार्ग होता है, एक मार्ग इधर हो गया, ठीक है, और एक मार्ग इधर से होकर इधर से होता है, यानी पहला मार्ग और दूसरा मार्ग। तो कहने का मतलब कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दो मार्ग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दो मार्ग होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं तो इसको सेकेंडरी मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया सेल टाइप। अगला है बेरी बेरी टाइप। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बेरी बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के मार्गों की संख्या कितना होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिन ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्गों की संख्या जितना कम होगा उतना वो ज़्यादा हीट होगा, उतना वो खराब होगा, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा मार्ग होगा, चुंबकीय मार्गों की संख्या वो कम हीट होगा, वो उतना अच्छा और मजबूत होगा, ठीक है। तो कोर से अच्छा सेल टाइप है, और सेल टाइप से है 12 नंबर क्वेश्चन बेरी बेरी। बेरी बेरी कैसे होता है? देखिए बाबू ऐसे होता है बेरी बेरी। ऐसे करके सब में निकला हुआ होता है, ठीक है, सब में मार्ग होता है निकला हुआ। इसी को हम लोग कोर टाइप यानी बेरी बेरी टाइप कहते हैं। अब बेरी बेरी टाइप में बहुत सारे अनेक चुंबकीय पथ होता है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है। कहने का मतलब बहुत सारे चुंबकीय फ्लक्स के मार्गों की संख्या होती है। कहने का मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी टाइप में अनेक मार्ग हो जाएगा, एक दो नहीं अनेक मार्ग, बहुत सारा मार्ग, ठीक है। इसीलिए सबसे बढ़िया ट्रांसफार्मर बेरी बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का प्रयोग क्यों करते हैं। सिलिका जेल देखिए होता क्या है। सिलिका जेल एक प्रकार के क्या होता है पदार्थ है, जो क्या होता है हम लोग जितने भी प्रकार के नए नए जो सामान खरीदते हैं पैकेट में वही पुड़िया जैसा डाला हुआ रहता होगा। सिलिका जेल आप लोग देखे होंगे, जूता खरीदने के लिए जाइएगा उसका पैकेट में एगो रहेगा पुड़िया के जैसा, चीनी जैसा लगता है, वो साबूदाना नियन ये ऐसा पुड़िया रहता है। इसमें सिलिका जेल बड़ा होता है। सिलिका जेल क्या करता है कि ये खराब होने से बचाता है, नमी इसमें जाने से इसको सोख लेता है। तो पूछिएगा कि पुड़िया कौची है दुकानदार से, तो कहेगा जानता है कि खराब होने से बचाने वाला दवाई है। उन्हें कहेगा सिलिका जेल, क्यों? इसलिए कि उसको पता नहीं होता है। लेकिन आपको हम बताते हैं जितने भी पैकेट नए नए सामान लेते हैं सब चीज़, आप कुकर लेने के लिए जाइए, बर्तन अच्छा अच्छा वाला, या कपड़ा लेने के लिए जाइए, या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए जाइए, उस सब में रहता है सिलिका जेल का पुड़िया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है सिलिका जेल का प्रयोग काहे रहता है के लिए ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर के ब्रेदर में रहता है सिलिका जेल नमी युक्त हवा शोषण के लिए, कि नमी युक्त हवा है जो अंदर नहीं जाए, जिससे ट्रांसफार्मर का तेल कुचालक ना होकर के बल्कि सुचालक नहीं हो जाए, मतलब कुचालक से सुचालक नहीं हो जाए। इसीलिए वो क्या होता है कि सिलिका जेल का उसको प्रयोग करता है उसमें, कि नमी युक्त हवा को सोख ले, ठीक है, और शुष्क हवा यानी गर्म हवा अंदर जाने दे, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, नमी युक्त हवा शोषण के, ठीक है। अगला कह रहा है खराब सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो खराब सिलिका जेल का रंग बाबू सफ़ेद और गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफ़ेद या हल्का गुलाबी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया है, टेक्नीशियन हेल्पर में पूछा है, और DRDO पिछले एग्जाम में पूछा है, बिजली बोर्ड पूछा है, DMRC सब में क्वेश्चन पूछता है। तो खराब सिलिका जेल कहे या डिस्चार्ज सिलिका जेल कहे, इसका रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद या हल्का गुलाबी, ठीक है।
लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन का आता है सही सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, मतलब सही मतलब चार्ज सिलिका जेल का रंग। तो सही जो सिलिका जेल रहेगा उसका रंग होता है नीला। क्या होता है? इसका नीला होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब है कि जैसे सिलिका जेल हम मार्केट से लाएं, ट्रांसफार्मर में डाल दिए, 2-4 साल के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो नमी सोखते सोखते डिस्चार्ज होता है। तो उसको कैसे सही करना है, तो उसको कहता है कि लगभग 100 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके उसको फिर से पुनः है जो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको गर्म करके हवा धूप में सुखा करके भी सही किया जा सकता है। तो देखिए बाबू, आज का जो प्रश्न था 10 से 15 क्वेश्चन था टोटल, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और ट्रांसफार्मर चैप्टर से है, जो कि बहुत अच्छा है, जो आप लोग को फायदेमंद ये एग्जाम में सिद्ध होगा। इसलिए इसको रट जाइएगा और एक बार कॉपी पर नोट कर लीजिएगा 1-2 बार, जिससे कि कंठस्थ हो जाए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। जो भी ITI कर रहे हैं वो भी, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।